नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं एक्मे सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के 3 मई 2023 को हुए पेपर के न्यूमेरिकल सेक्शन को सॉल्व करेंगे। यह पेपर तीसरी शिफ्ट में हुआ था। आइए देखते हैं इसमें आए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर है। वह धनराशि क्या है? ऑप्शंस हैं 3000, 9000, 1000, 5000। यहाँ पर हम एक सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर को दर्शाता है। यह फॉर्मूला है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसमें हम प्रश्न में दी गई मानों को रखते हैं। इससे हमें P की वैल्यू मिल जाती है जो कि है 1000। यही हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में एक तालिका दी गई है। इसमें एक सप्ताह में 4 अलग अलग ब्रांड स्टोर में आने वाले खरीदारों की संख्या को दर्शाया गया है। इस सप्ताह के दौरान ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? इसके ऑप्शंस हैं 2.25%, 5.50%, 3.75%, 4.25%। आइए इसके हल को देखें। यहाँ पर आर ब्रांड के खरीदारों की संख्या 415 है और पी ब्रांड के खरीदारों की संख्या 400। इससे हम यह निकाल सकते हैं कि आर खरीदारों की संख्या पी ब्रांड के खरीदारों की संख्या से कितनी अधिक है। और इसके लिए हम इन वैल्यूज को एक सूत्र में रखते हैं जिसमें हम अंतर निकालते हैं खरीदारों की संख्या का, उसे 400 से भाग देते हैं और 100 से गुणा कर प्रतिशत निकालते हैं जो कि 3.75% आता है। इस प्रश्न में एक समीकरण दिया गया है, इसका सरलीकृत मान निकालना है। ऑप्शंस हैं 765, 888, 998 और 654। इसमें हम बॉडमास के रूल का यूज करेंगे और सबसे पहले ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद प्लस और माइनस करेंगे। तो इस तरह से करने पर हमें इसकी वैल्यू जो मिलती है वो है 958। यही हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, साजिद ने 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? ऑप्शंस हैं 52, 58, 56, 54। यहाँ पर हम देखें तो 6 घंटे में साजिद ने दूरी तय की 360 किलोमीटर, 4 घंटे में उसने दूरी तय की 200 किलोमीटर। इस तरह से उसकी कुल दूरी जो उसने तय की वो हुई 560 किलोमीटर और उसे इस दूरी को तय करने में कुल समय लगा 10 घंटे। इसलिए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल होगी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, 1.05 और 6.23 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या है? ऑप्शंस हैं 0.21, 0.89, 0.35, 0.07। यहाँ पर हम HCF निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को 100 से गुणा कर देते हैं और एक पूर्णांक बना लेते हैं। ये पूर्णांक होंगे 105 और 623। अब हम इसका HCF निकालते हैं। इसका HCF 7 आता है। हम इसे 100 से भाग दे देते हैं तो हमारा HCF इन संख्याओं के लिए आ जाएगा जो कि होगा 0.07 है। एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 है एक थोक व्यापारी द्वारा 798 में बेचा गया। व्यापारी द्वारा दिया गया बट्टा प्रतिशत क्या है? 6%, 5%, 4%, 3%। इसके लिए हम सबसे पहले बट्टे का मूल्य निकालते हैं जो कि आता है 42। अब इस बट्टे के मूल्य पर हम अंकित मूल्य
से इसका प्रतिशत निकालेंगे और ये आता है 5%। अगला प्रश्न है 8, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि चतुर्थ समानुपाती x है, तो 8/14 इज इक्वल टू 24/x। इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं जो कि आती है 42, यानी कि इनका चतुर्थ समानुपाती 42 होगा। अगला प्रश्न है अखिल ने 13 किलोग्राम सेब 2400 रुपए में खरीदे और उन्हें 7 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 400, 600, 650, 350। मान लीजिए कि 1 किलो सेब x रुपए में बेचे गए, यानी विक्रय मूल्य x रुपए है 1 किलो सेब का। तो 13 किलो सेब का विक्रय मूल्य होगा 13x, और यहाँ पर लाभ हमें पता है कि 13x माइनस 2400, और 7 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इसलिए 7x इज इक्वल टू 13x माइनस 2400। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है जो कि है 400, और यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। यदि उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन हैं 27:1, 9:1, 1:9, 1:3। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या 3r है, तो शंकु की त्रिज्या r होगी, और उनकी ऊंचाइयां समान हैं, इसलिए हम बेलन का आयतन निकालते हैं जो आता है 9 पाई r²h, और शंकु का आयतन आता है 1/3 पाई r²h। इनको अनुपात में रखने पर हमें बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात मिलेगा जो होगा 27:1। अगला प्रश्न है एक अकेले किसी कार्य का आधा भाग 150 दिन में पूरा कर सकता है। 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया जाएगा। 15%, 16.67%, 22.5%, 20%। यदि ए किसी कार्य का आधा भाग 150 दिन में पूरा करता है, मतलब पूरा कार्य वो 300 दिन में पूरा करता है, तो 50 दिनों में वह कार्य करेगा 16.67%। अगला प्रश्न है एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 51,840 हो जाएगी। यहाँ ऑप्शंस हैं 20,000, 15,000, 25,000, 30,000। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो वार्षिक दर 40 होने पर अर्धवार्षिक दर 20% होगी। 2 वर्ष में इसका मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम 4 होगा। इन मानों को हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में रखते हैं और समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करने पर हमें P की वैल्यू मिलती है जो है 25,000, यानी वह राशि 25,000 होगी। इस प्रश्न में एक समीकरण दिया गया है और उसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 4/5, 5/8, 6/7, 3/8। यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडमास के रूल का यूज करेंगे, और इस बॉडमास के रूल से हमें पता चलता है कि हमें पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ, और फिर डिवीजन, और फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हम उसी क्रम में यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने पर के बाद हम बाहर दी गई राशि से उसका गुणा कर देंगे।
और अंततः हमें मिलेगा 3/8। यही हमारा मान होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा के प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम धारा के प्रतिकूल चाल निकालते हैं तो नाव की चाल को धारा की चाल में से घटा देते हैं, जो कि आती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल चाल निकालते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं, जो कि आती है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनके बीच का अंतर 28 माइनस 6 यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है, संख्या ए और बी का औसत 16 है, संख्या बी और सी का औसत 40 है, संख्या सी और ए में कितना अंतर है? ऑप्शंस हैं 48, 12, 66, 80। यहाँ पर हमें पता है कि ए और बी का औसत 16 है, इसलिए उनका कुल योग 32 होगा। बी और सी का कुल योग 80 होगा और इनके बीच का अंतर 80 माइनस 32 यानी 48 होगा। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर है 5:8 और बी अनुपात सी बराबर है 2:6। यदि ए बराबर है 25 तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 90, 140, 120 और 96। यहाँ पर हमें पता है कि ए अपॉन बी का अनुपात जो कि 5:8 है और इसमें हमको एक की मान जो 25 दिया हुआ है उसको रख कर बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू 40 आती है। अब बी अनुपात सी जो कि 2:6 के बराबर है, उसमें बी की वैल्यू रखकर हम सी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि 120 आती है। अगला प्रश्न है, डी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और ई अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे 8 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो शेष रह गए कार्य का अंश है। ऑप्शंस हैं 7/25, 9/100, 11/25, 51/100। यहाँ पर हम देखें तो डी की कार्य शक्ति है यानी कार्य दर है 1/20 और बी ई की कार्य दर है 1/25। इन दोनों की मिलकर संयुक्त कार्य दर होगी 9/100। 8 दिनों तक इन दोनों ने मिलकर काम किया यानी काम पूरा किया 10/25। अब इस को हम एक से घटा देंगे क्योंकि हम पूर्ण कार्य को एक मानते हैं, इसलिए इसका जो रह गया कार्य होगा वो होगा 7/25। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस हैं 612, 576, 484, 676। अब यहाँ पर घनाभ की लंबाई हम निकालें तो चौड़ाई की 6 गुनी है, इसलिए वो होगी 18 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई जो कि 4 गुनी है चौड़ाई की, तो वो होगी 12 सेंटीमीटर। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। इसमें हम इन मानों को रख देते हैं और हमें उत्तर मिलता है 612 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रोहित 880 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 120 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 800 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या है? ऑप्शन हैं 25%, 20%, 10%, 30%। यहाँ पर रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि है 880
प्लस 120 यानी 1000 रुपये, और उसका बिक्री मूल्य है 800 रुपये। उसको हानि हुई 200 रुपये की। हानि का प्रतिशत हुआ 200 बटे 1000 इंटू 100 यानी 20%। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत 20% और 30% की कमी वस्तु के मूल्य में एकल कमी के बराबर है। ऑप्शन हैं 50%, 40%, 44% और 25%। यहाँ पर हम वस्तु के मूल्य में क्रमागत कमी को निकालते हैं, यानी उसने पहले उसके मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी वो उसका मूल्य रह गया 80%। फिर 80% का 70% हो गया मूल्य, क्योंकि 30% की कमी की गई, यानी उसका मूल्य हो गया 56%। इसमें कमी आई 44% की। यही हमारा सही उत्तर है। अगले और अंतिम प्रश्न में एक दंडालेख दिया गया है, जिसमें एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसके हल को। लेख से हमें पता चलता है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है और छात्रों की कुल संख्या 400 है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 240 बटे 400 इंटू 100 होगा, जो कि 60% के बराबर होगा। यही हमारा सही उत्तर है।